हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लेक्चर 3 में हम देखने वाले हैं एनिमल्स अर्ली डेवलपमेंट, प्लांट अर्ली डेवलपमेंट, और हम देखेंगे प्लांट और एनिमल के डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, कैसे अलग हैं ये दोनों। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है ये हम लेक्चर 2 में बहुत डिटेल से देख चुके हैं। ग्रोथ कितने टाइप की होती है। ग्रोथ का बेसिकली मतलब है इंक्रीज इन द साइज और द मास ऑफ सेल, है ना। तो अब ग्रोथ होती कैसे है? होती है रैपिड क्लीवेज डिवीजन से। अब ये क्लीवेज कैसे डिवीजन्स होते हैं? तो ये होते हैं माइटोटिक डिवीजन्स। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अर्ली माइटोटिक डिवीजन से ग्रोथ हमारी होती है। अर्ली डिवीजन्स और मल्टीपल सेल डिवीजन, बात वही हो गई कि अर्ली माइटोटिक डिवीजन से हमारा ग्रोथ होती है। अब देखते हैं आगे कि एनिमल्स में कैसे क्या सेल साइकिल चलता है। तो इन सेल साइकिल G1 एंड G2 phases आर एब्सेंट। G1 और G2 फेज कम्प्लीटली एब्सेंट होती है किसमें? एनिमल्स के अर्ली डेवलपमेंट में। एनिमल अर्ली डेवलपमेंट में G1 और G2 फेज कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? और क्या ये जो प्रोटीन्स G1 और G2 में फॉर्म होते हैं, क्या ये सेल डिवीजन के लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या अगर G1 और G2 एब्सेंट हो तो क्या डिविजन्स कॉन्टीन्यूसली हो सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए। इनका आंसर मैं दूंगी आपको। और देखते हैं आगे, ओनली S एंड M फेज आर प्रेजेंट, यानी कि इनके जो सेल साइकिल है इसमें G1 के बाद S आना चाहिए, फिर G2 आना चाहिए और फिर M आना चाहिए। क्या हो गया? तो इनमें जो है ये G1 के बाद आना चाहिए S, G1 के बाद S आना चाहिए और फिर आना चाहिए S के बाद G2 और फिर आना चाहिए M। बट ये दोनों तो आ ही नहीं रहे हैं। तो इन दोनों का नहीं आने का रीज़न क्या है ये सब देखते हैं। अब G1 और G2 एब्सेंट हैं तो ऑब्वियसली इनका जो ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अब G1 और G2 एब्सेंट हैं तो ड्यूरेशन इनका बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये G1 और G2 एब्सेंट होने के बावजूद ये सेल साइकिल कैसे चलता रहता है। तो इसका आंसर ये है कि ये सेल साइकिल में जो भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत होती है, जिनका फॉर्मेशन इन दोनों स्टेजेस में होता है, ये पहले से ही बना के सेल अपने अंदर रख लेती है। पहले से ही ये जो भी एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं ये पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। अब जब अर्ली डिविजन्स हो रहे होते हैं तो जो पहले से स्टोर्ड एंजाइम और प्रोटीन्स हैं यही यूज़ होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। तो सेल अपना टाइम नहीं वेस्ट करती इन दोनों स्टेज में उनको वापस प्रोड्यूस करने में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एंजाइम्स और प्रोटीन कहाँ स्टोर होते हैं। तो ये एंजाइम और प्रोटीन स्टोर होते हैं योक के फॉर्मेशन में। योक होता है ना, तो योक में ही ये सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस सेल साइकिल को बिना किसी डिस्टर्बेंस के कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा कि ये योग क्या होता है। ये देखें, योग कंटेन्स ऑल द फैक्टर्स एंड ऑल द प्रोटीन्स इट सपोर्ट्स अर्ली डेवलपमेंट। इसके अंदर mRNAs हैं, प्रोटीन्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं और वो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो सारे एंजाइम्स हैं जो G1 और G2 स्टेज में बनते हैं सेल में। ये सारी चीज़ें हैं। तो योग अगर है तो कोई ज़रूरत नहीं है G1 और G2 के होने की। अब देखते हैं कि इन अर्ली डेवलपमेंट सेल इलोंगेशन इज एब्सेंट। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की क्या है। ये सेल इलोंगेशन एब्सेंट होता है, इसका क्या मतलब हुआ? ये देखें, ये सेल है, इसमें हमने क्लीवेज कराया, 2 हमें सेल मिली,
है ना। अब इन दोनों में हमने क्लीवेज कराया तो हमें ये मिली। क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नया कोई साइटोप्लाज्म यहाँ पे नहीं बन रहा है, बस जो एक न्यू सेल थी वो बराबर बराबर आगे डिवाइड होती जा रही है, यानी कि यहाँ पे बस क्लीवेज हो रहा है। अब इसमें ये देखिए, ये जो सेल्स हैं इनका साइज़ कंपैरेटिवली इस सेल के साइज़ से काफ़ी छोटा है ना। इस सेल का साइज़ बहुत बड़ा है और इनका साइज़ छोटा है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे ये इलोंगेशन एब्सेंट होता है, ये यहीं फर्दर यहाँ से ही डिवाइड करने आगे पहुँच जाएंगी, कोई इलोंगेशन नहीं होगा सेल्स में, कोई भी इलोंगेशन नहीं होगा। अब सेल्स में अगर इलोंगेशन नहीं होता है तो सेल का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करता है। ये देखिए, यहाँ पे एक बड़ी सी सेल थी, डिवाइड हुई, 2 सेल्स बनी, फिर 4 सेल्स बनी। हर स्टेज में सेल का जो साइज़ है ये डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीजेस। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब देखिए, जब यहाँ एक सेल है और इससे 2 सेल बन गई, यहाँ पे मान लेते हैं कि इनका न्यूक्लियर जो कंटेंट था ये यहाँ पे 1 था और यहाँ पे साइटोप्लाज्म मान लेते हैं 2 था। अब साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पे भी हाफ किया है और यहाँ पे भी हाफ किया है, यानी यहाँ पे साइटोप्लाज्म 1-1 हो गया होगा और न्यूक्लियर कंटेंट दोनों जगह 1-1 होगा, क्योंकि ये रेप्लिकेशन तो होके ही सेल्स बनी है। यानी पहले क्या था, 1/2 था, है ना, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब क्या हुआ, 1/1 हो गया। 1/1 मतलब 1, तो अब 1 हो गया। पहले कितना था, हाफ था, यानी कि बढ़ गया। तो यही यहाँ पे समझाया गया कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है ये इंक्रीज होगा। अब देखते हैं आगे, रैपिड सेल डिवीजन इन एनिमल्स अकर अप टू मिड ब्लास्टुला स्टेज। ये बिल्कुल याद करने वाली बात है, यहाँ पे कुछ भी समझने जैसा नहीं है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है एनिमल्स का ये किस स्टेज तक लास्ट करता है, मिड ब्लास्टुला स्टेज तक क्या करता है। यहाँ पे यॉक एग्जॉस्ट हो जाता है, मिड ब्लास्टुला स्टेज तक यॉक एग्जॉस्ट हो जाता है। अब देखिए, यॉक जब तक था तब तक इनको प्रोटीन्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी, G1 G2 एब्सेंट थे दोनों। अब जब यॉक एग्जॉस्ट हो गया तो अब इनको G1 G2 फेजेस करने पड़ेंगे और इन्हें बनाने पड़ेंगे वो सारे प्रोटीन्स। अब जब यॉक एग्जॉस्ट हो जाता है मिड ब्लास्टुला स्टेज में आके, तो यहाँ पे ज़ायगोटिक जीन एक्सप्रेस करते हैं। अब जब ज़ायगोटिक जीन एक्सप्रेस करते हैं तो G1 और G2 फेज़ वापस से होने लगते हैं। G1 G2 फेजेस में अब जो भी प्रोटीन्स एंजाइम का फॉर्मेशन होना था वो सब स्टार्ट हो जाता है और नॉर्मल सेल साइकिल का ड्यूरेशन स्टार्ट होता है। यानी पहले G1 होगा, S होगा, G2 होगा और M होगा। जो पहले अर्ली एनिमल डेवलपमेंट था वहाँ पे सेल साइकिल बहुत रैपिड थी सेल साइकिल। अब सेल साइकिल जो है अपना नॉर्मल ड्यूरेशन पे आ गई। अब यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीज़न भी होगा, सेल इलोंगेशन भी होगा। अभी जब तक अर्ली सब डेवलपमेंट चल रहा था तब तक सेल इलोंगेशन नहीं हो रहा था, अब होगा। जब ज़ायगोटिक जीन एक्सप्रेस होंगे उसके बाद से सेल इलोंगेशन भी होगा। तो ये है हमारा एनिमल्स का अर्ली डेवलपमेंट। अब देखते हैं आगे प्लांट का डेवलपमेंट। प्लांट का डेवलपमेंट एक एक करके हमें समझना पड़ेगा। ये है पूरा हमारा जाइगोट। जाइगोट कैसे बना होगा ये सबको पता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हुए होंगे तो जाइगोट बना होगा। अब जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे क्लीवेज हुए। क्लीवेज कैसे हुए, मतलब आइसोमेट्रिक है या फिर एलोमेट्रिक। तो यहाँ पे एलोमेट्रिक क्लीवेज है क्योंकि यहाँ पे साइज़ बिल्कुल अलग अलग हुआ ना, दोनों सेल्स का साइज़ में डिफरेंस है। तो ये देखिए, जो नीचे सेल है बेसल सेल
और ऊपर है एपिकल सेल। बेसल सेल से बने सस्पेंसर सेल्स और एपिकल सेल से बने ऊपर 4 एम्ब्रियो सेल्स। एम्ब्रियो सेल्स में डेवलपमेंट हुआ तो ऊपर हमें मिला ये पूरा जो है ये कैलस हो गया। ये जो ऊपर सेल्स हैं ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है और नीचे सस्पेंशन सेल्स हैं अभी भी। ये अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, यहाँ पे जो भी सेल्स हैं सारी। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। आगे कैलस के बाद यहाँ पे ग्लोब्यूलर स्टेज आई। ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद आई हार्ट शेप स्टेज, ये देखो। फिर उसके बाद आई टॉर्पीडो स्टेज। टॉर्पीडो स्टेज में ये जो 2 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये हैं कोटिलिडन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई, यहाँ पे देखिए ये डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा समझना है कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाएगा। ये यहाँ का रीजन ये वाला हाइपोकोटाइल बनाएगा। यहाँ से प्राइमरी रूट्स बनेंगी और लास्ट से रूट एपिकल मेरिस्टेम बनेगा। ये है पूरा प्लांट्स का डेवलपमेंट। एक बार कोशिश करती हूँ आप देख पाएँ इसे। जाइगोट से बना ये बेसल सेल एपिकल सेल, फिर हमें ये एम्ब्रियो मिला, कैलस बना, कैलस के बाद ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ट स्टेज, टॉर्पीडो स्टेज और उसके बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिला। इसके बाद प्लांट अपना पूरा ग्रो होगा प्रॉपरली। अब देखते हैं प्लांट्स में ग्रोथ का क्या रहता है। प्लांट्स में ग्रोथ स्लो है। प्लांट्स में ग्रोथ स्लो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे योग नहीं है। अब योग नहीं है तो यहाँ पे G1 और G2 को स्किप भी नहीं कर सकते। G1 G2 तो होगी, अब G1 G2 होगी तो टाइम लगेगा। अब देखते हैं आगे। नॉर्मल सेल साइकिल है, कोई नहीं, G, S, G2 और M। चलिए, सेल साइकिल का ड्यूरेशन नॉर्मल है क्योंकि सारे स्टेप नॉर्मल फॉलो हो रहे हैं। फिर उसके बाद है सेल ग्रोथ में बोथ प्रोसेस हो रहे हैं, यानी सेल डिवीजन भी हो रहा है, सेल इलोंगेशन भी हो रहा है। एनिमल्स में हम क्या पढ़ के आए? सिर्फ सेल डिवीजन हुआ था, इलोंगेशन एब्सेंट था। ये हो गया एनिमल्स में। अब यहाँ पे पिक्चर के थ्रू डिपिक्ट करा गया है कि ये जाइगोट है, इसमें सेल डिवीजन हुआ ऐसा, फिर सेल इलोंगेशन होगा तब अगला सेल डिवीजन होगा, ये यहाँ पे समझाया गया। उसके बाद है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का क्या मतलब है? नो सेल मूवमेंट अकर इन प्लांट, मतलब जो सेल जहाँ पे है वो वहीं रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, यहाँ की सेल उठ के इधर नहीं आ जाएगी। एनिमल्स में ये चीज़ें पॉसिबल हैं बट प्लांट में ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन अकर। सेल डिवीजन से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल लेयर बॉडी एंड ऑर्गन्स इन प्लांट। ऑर्गन और मल्टी लेयर का फॉर्मेशन प्लांट में होता है। अब आगे चलते हैं। प्लांट और एनिमल के डेवलपमेंट की हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी इनको कंपेयर करके पढ़ेंगे, यानी प्लांट वर्सेस एनिमल्स करके पढ़ेंगे। प्लांट सेल्स डू नॉट माइग्रेट, नो सेल मूवमेंट अकर, नो गैस्ट्रुलेशन अकर, सेल्यूलोजिक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट। अब इनमें एकदम हर सेल के बाहर एकदम रिजिड सेल वॉल है जो इसको अलाउ नहीं कर रही है इधर उधर जाने के लिए। एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपना प्रॉपरली सेल माइग्रेट करती हैं। यहाँ पे एनिमल सेल्स जो हैं ये माइग्रेट करती हैं, मैसिव सेल मूवमेंट अकर होता है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे। ये हो गया पॉइंट 1 दोनों के डिफरेंस का। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्लांट में जो हमें लाइफ साइकिल मिलता है ये हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक मिलता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलता है, यानी इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। हैप्लॉइड भी आधे टाइम रहते हैं, उसके बाद डिप्लॉयड होते हैं। इनमें जो मियोसिस होती है ये स्पोरिक मियोसिस होती है, कोई गैमेटिक मियोसिस नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। ये लाइफ साइकिल पूरा प्लांट का यहाँ समझाया गया है। यहाँ पे ये स्पोरोफाइट है, मल्टी सेलुलर है, 2N है, इसमें मियोसिस हुई, N बना, N क्या है? यहाँ पे स्पोर है, माइक्रोस्पोर भी हो सकता है, मेगा स्पोर भी हो सकता है। अब इसमें माइटोसिस हुई, अभी यहाँ पे क्या हुई थी? मियोसिस, अब यहाँ पे हुई माइटोसिस। अब यहाँ माइटोसिस हुई, पोलन डेवलप हुआ, एम्ब्रियो सैक डेवलप हुआ। पोलन में
जेनरेटिव सेल्स बनी है, यहाँ पे एक्साइन एंटाइन बनी, सब डेवलपमेंट हुआ, ये एम्ब्रियो सेक डेवलप हुआ। यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हुआ इनका, आगे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और फिर उसमें क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ और क्या बना, स्पोरोफाइट बना। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें हैप्लॉइड स्टेजेस भी दिखते हैं और डिप्लॉइड स्टेजेस भी दिखते हैं प्लांट में। तो इसीलिए हम प्लांट की लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। प्लांट का जो लाइफ साइकिल है कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि आधे टाइम तक हैप्लॉइड है आधे टाइम तक डिप्लॉइड है। यहाँ पे हमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही मिलती है, 2-1 स्टेज में ही सारा डेवलपमेंट इनका चलता है। एनिमल्स में गैमेटिक मियोसिस होती है, प्लांट्स में हम क्या पढ़ के आए हैं, स्पोरिक, और एनिमल्स में होगी गैमेटिक मियोसिस। अब आते हैं नेक्स्ट कंपैरेटिव पॉइंट पे। प्लांट में इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ लेक्चर 2 में। इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ वो होती है जो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, वो पूरा लाइफ लॉन्ग होती है, लाइफ टाइम तक ऐसी ग्रोथ होती रहती है। मेरिस्टेम सेल सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट बनाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट बनाएगा। ये सब हम लेक्चर 2 में पढ़ के आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हाई रीजेनरेशन पोटेंशियल। प्लांट्स में जो है हाई रीजेनरेशन पोटेंशियल है। ऐसा ये प्लांट है, अब प्लांट का एक ब्रांच हमने कट कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि प्लांट अब इस एक ब्रांच की वजह से बिल्कुल अनशन पे बैठ जाएगा या प्लांट की डेथ हो जाएगी, वो वापस से वहाँ रीजनरेट करेगा ओवर द टाइम। और यहाँ पे हम देखते हैं टोटीपोटेंसी भी प्रेजेंट होती है। टोटीपोटेंट मतलब क्या कि एक प्लांट की सेल से हम पूरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि लेबोरेटरी में तो ये होता ही है, कैलस कल्चर वगैरह में यही होता है कि हम प्लांट की एक सेल से हम पूरा प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं। बट टर्म टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी सेल्स जो कैपेबल हैं अपने आप को किसी और सेल में कन्वर्ट करने में, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। अब आते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ग्रोथ है। डिटर्मिनेंट ग्रोथ क्या होता है कि लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रोथ है, इनमें लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, इनमें लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रोथ होगा। अब आगे देखते हैं, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रोथ है नहीं, लिमिटेड पीरियड। स्टेम सेल पूल रिस्ट्रिक्टेड पूल है इनका, यानी स्टेम सेल जो सेल्स हैं वो कुछ ही सेल्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारी सेल्स हमारी स्टेम सेल्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड पूल है कि वही सेल्स हैं जो स्टेम सेल्स, वही अपना टोटीपोटेंसी शो करेंगी। लो रीजेनरेशन पोटेंशियल, रीजेनरेशन पोटेंशियल लो होता है, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्लांट्स में अब देखते हैं क्या है, प्लांट्स हैव ट्रेमेंडस डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी बेसिकली मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट सेल्स हाई प्लास्टिक नेचर शो करती हैं, ये इन्वायरमेंट चेंजेस से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती। अगर बाहर आंधी तूफान चल रहा है, पेड़ को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हाई टॉलरेंस की पावर होती है, इसको ही हम बोलते हैं कि प्लास्टिसिटी प्लांट की। अब एनिमल्स में तो ये बिल्कुल भी पावर है नहीं, एनिमल्स में बहुत कम टॉलरेंस है, एनिमल्स में इतनी टॉलरेंस नहीं है, एनिमल्स आर लेस टॉलरेंट। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्लांट्स में क्या है, ईजी टॉलरेंट जेनेटिक मटेरियल है। ईजी टॉलरेंट जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब है कि यहाँ पे हैप्लॉइड एंथर ओवरी कल्चर मिलता है, डिप्लॉयड स्टेजेस भी हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, इनमें ट्रिप्लॉइड यानी एंडोस्पर्म्स भी होते हैं, टेट्राप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ये सब बहुत कॉमन है। ये सारी चीज़ें हम प्लांट में देखते हैं। वेयर एज एनिमल्स में आपको अगर याद हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, आपने कौन सा एग्जाम्पल देखा है जहाँ पे एनिमल्स में प्लॉइडी लेवल चेंज हो रहा हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, नॉर्मल एम्ब्रियो जो है वो 2n ही होता है। अब ट्रिप्लॉइड है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता ही नहीं है। अब ये जो प्लॉइडी लेवल में जो चेंजमेंट है ये हमने क्रोमोसोमल एब्रेशन में पढ़ा है, न्यूमेरिकल एब्रेशंस में क्रोमोसोम की, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशन में हम पढ़ते हैं। तो वो डिसऑर्डर्स हैं, नेचुरली तो नहीं सपोर्ट करा जाता है ऐसे कंडीशंस को, वो डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
प्लांट डिसीजन ऑफ जर्म सेल। जर्म सेल का बनाने का डिसीजन प्लांट कब लेता है? प्लांट जर्म सेल बनाने का डिसीजन आराम से लेट लेता है, इसमें कोई इन्हें जल्दी नहीं होती। जर्म सेल्स आर नॉट सेट असाइड इन अर्ली डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है प्लांट करते हैं कि तुमको बड़े होके पॉलन या ओवरी बनाना है तो तुम ऐसा करो कि तुम एग सैक बनाना है तो तुम ये दोनों सेल्स अपना अलग रहेंगी, इनको एसी रूम में रख दिया जाएगा, अब ये लोग बड़े होकर पॉलन और एग सैक ही बनाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता प्लांट्स में, बिल्कुल नहीं होता। ये किसी को नहीं पता होता लास्ट तक कि कौन सी सेल है जो पॉलन बनाएगी या एग सेल में कन्वर्ट होगी, सब कुछ नहीं पता होता। जर्म सेल्स का डिसीजन लेटर स्टेजेस में होता है। एंथर माइक्रोस्पोरोफाइट और ओवरी मेगास्पोरोफाइट मियोसिस होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये प्लांट्स में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप देखते हैं एनिमल्स में क्या होता है। एनिमल्स में हमें बचपन में यानी अर्ली स्टेजेस में, बचपन तो नहीं बट हाँ अर्ली स्टेजेस में, उससे भी पहले जर्म सेल्स का डिसीजन हो जाता है, यानी हमारे अंदर सेल्स डिसाइड हो जाती हैं कि इन सेल्स को आगे जाके जर्म सेल बनना है। ये और किसी दूसरी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनके लिए मस्त एसी रूम होता है, ये लोग पूरी लाइफ यहाँ रहते हैं, इनको खाना पीना सब कुछ यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, इनका बस काम है कि आपको जर्म सेल में बनना है फ्यूचर में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लांट्स में अर्ली क्लीवेज डिवीजन स्लो। अब प्लांट में अर्ली क्लीवेज डिवीजन स्लो क्यों होता है? ये हम लोग अभी पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्लांट में योक नहीं होता। प्लांट में योक नहीं होता तो सेल डिवीजन के लिए इनको G1 फिर G2 दोनों चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। वेयर एज एनिमल्स में G1 G2 नहीं फॉलो करनी पड़ती क्योंकि वहाँ पे योग प्रेजेंट होता है, तो उनका जो सेल साइकिल है वो जल्दी जल्दी रिपीट होता है और यहाँ पे ड्यूरेशन बिल्कुल नॉर्मली जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा, कोई हरी नहीं होता यहाँ पर। तो यहाँ पे एट अर्ली स्टेजेस जाइगोटिक जीन एक्सप्रेस होते हैं, मॉर्फोजेनेसिस होती है, ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन, मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्मेशन। ये जाइगोटिक जीन एक्सप्रेशन का पॉइंट मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुकी हूँ, तो आप चाहें तो रिपीट देख लें। एनिमल्स में अर्ली ग्रोथ और रैपिड ग्रोथ दोनों होती है। क्यों? क्योंकि योग प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन प्रेजेंट है, सेल एलोंगेशन एब्सेंट है। वेयर एज प्लांट में सेल एलोंगेशन प्रेजेंट होता है। अब हम माइंड मैप देख लेते हैं कि जितना भी हम यहाँ पे पूरा लेक्चर देख के आए, यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है, सारे टॉपिक्स को माइंड मैप में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एनिमल अर्ली डेवलपमेंट। रैपिड क्लीवेज डिवीजन है, मल्टीपल मियोटोटिक डिवीजन है, यहाँ पे G1 G2 एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि वो सारे एंजाइम प्रोटीन हमें योग में मिल जाते हैं। S और M प्रेजेंट है। ये हो गए मेन टॉपिक। अब उसके बाद देखते हैं शॉर्टर सेल साइकिल है, सेल एलोंगेशन एब्सेंट है, सेल का साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में पढ़े हैं। अब देखते हैं प्लांट अर्ली डेवलपमेंट में क्या होता है। स्लो ग्रोथ होती है, नॉर्मल सेल साइकिल चलता है, सेल डिवीजन के साथ साथ सेल एलोंगेशन भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। अब कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं। माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल्स माइग्रेट नहीं करते और एनिमल सेल्स माइग्रेट करते हैं गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, और यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होता ही नहीं है प्लांट्स में। अब लाइफ साइकिल पे आते हैं। यहाँ पे हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिली, यहाँ सिर्फ डिप्लॉन्टिक है। मियोसिस में आते हैं, यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस है, यहाँ गैमेटिक मियोसिस है। ग्रोथ यहाँ पे इनडिटर्मिनेंट है यानी लाइफ लॉन्ग है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, रिस्ट्रिक्टेड टाइम के लिए यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने मिलती है। अब आते हैं क्लीवेज पे। क्लीवेज पे आते हैं। क्लीवेज में यहाँ पे स्लो डिवीजन स्लो है और यहाँ पे रैपिड डिवीजन है। जर्म सेल्स यहाँ पे लेट डिसीजन होता है और यहाँ पे अर्ली डिसीजन हो जाता है। तो ये हो गया आपका माइंड मैप, जो भी हमने पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू। ये अगर PDF आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड थैंक यू।